नमस्कार, आप देख रहे हैं चौथा खंबा। हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम सोशल सेलिब्रिटी में आपका स्वागत है। और आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो बहुत अहम है, क्योंकि वक्त बदला है, हालात बदले हैं और हालात के साथ ही जो ठगी के तरीके हैं वो बदल गए हैं। आजकल जो साइबर फ्रॉड है वो बढ़ता जा रहा है। इस फ्रॉड से कैसे बचें, कहां शिकायत करें, आपकी जो परेशानी है उसका निदान कहां होगा, इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। भोपाल के एडिशनल डीसीपी क्राइम ब्रांच शैलेंद्र सिंह चौहान सर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। सर, सबसे पहले मैं आपको कुछ हेडलाइंस हैं जो कि पिछले 2-4 दिन में की हैं कि कंबोडिया में बैठे बैठे यूपी में वसूली, वाराणसी में डिजिटल अरेस्ट कर 38 लाख की जो है वो वसूली, साइबर ठगों ने देहरादून की महिला को 30 घंटे तक रखा डिजिटल अरेस्ट और अपने खाते में डलवाए 10.5 लाख रुपए, ग्वालियर की महिला डॉक्टर को ह्यूमन ट्रैफिकिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के केस में फंसाने का डर दिखाकर ठगी की और डिजिटल अरेस्ट कर 21 दिन तक डिजिटल अरेस्ट कर 38 लाख रुपए की अपने खाते में डलवाए। सर, ये वो हेडलाइन है जो पिछले 2 दिन की है। ये डिजिटल अरेस्ट सब में कॉमन है, आखिर ये है क्या? नमस्कार। आपने जो विषय उठाया है, एक्चुअली दुनिया बदलती है, दुनिया में तरीके बदलते हैं, पुराने तरीके की जगह नए तरीके जाते हैं, पुलिस के विवेचना के तरीके बदलते हैं। जैसे नई टेक्नोलॉजी आती है, अपराधी भी अपना प्लेटफॉर्म चेंज कर लेते हैं। आपने देखा हो, पहले बैंकों में कैश की बैन की लूट हुआ करती थी, अब शायद इसकी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि सारा ट्रांजेक्शन, सारा जो पेमेंट, सारा फाइनेंशियल जो ऑनलाइन हो चुका है, चाहे मोबाइल के जरिए हो, चाहे ट्रांसफर के जरिए, खातों के जरिए होने लगा। एक बात और बोलूं, पहले लोग ये मानते थे कि जेब में पैसा सुरक्षित नहीं रहता, लोग जेब काट लेते हैं। फिर ये मान लगे घर में पैसा रखना भी ठीक नहीं है, उसमें चोरी हो जाती है। फिर सोचने लगे बैंक में पैसा रखना सुरक्षित होता है। पर मैं आपको बता दूं, आप भी जानते हैं कि बैंक में पैसा रखना भी अब सुरक्षित नहीं बचा है। ये भावना खातेदार बैंक के कस्टमर के मन में आ चुकी है, क्योंकि उस पैसे पे इन साइबर अपराधियों की नज़र पड़ चुकी है। साइबर अपराधी उस पैसे को निकालने के तरीके जान चुके हैं। वो ये जान चुके हैं कि पैसा निकालने के बाद उनसे वापस लेना मुश्किल नहीं है, क्योंकि ये 2 तरीके से पैसे निकालते। एक तो टेलीफोन से कॉल करते हैं और आप कॉल के झांसे में जाते हैं। मैं आपको बता दूं, यहाँ पे अज्ञानता की कारण इतने अपराध नहीं होते, ना ही आपके साथ धोखाधड़ी होती, आपके लालच और ग्रीड के कारण होता है। आप इतना बड़ा अमाउंट देते, अमाउंट आपके पास आता कैसे है? तो एक आम आदमी, साधारण आदमी, टैक्स पेयर के पास इतना पैसा नहीं होता, आना लाना और दे पाना संभव नहीं। कहीं ना कहीं आपको उतना पैसा इफरात में होना चाहिए। दूसरा ये कि 90 से 95% केसेस जो हमारे ग्रीड, लालच के कारण होते हैं, 5% से 7% के केस हमारी गलतियां या जरूरी मजबूरी कारण हमें ये प्लेटफॉर्म यूज करना ही होता है उसमें। 2-3% ऐसे केसेस जिसमें डिजिटल आइडेंटिटी शामिल है जो मजबूरी में होते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ी भी आंखें खुली रखेंगे, थोड़ा भी ज्ञान खुला रखोगे, थोड़ा भी समझदारी काम करोगे, तो ये नहीं हो सकता। आप जैसा कि जानते हैं, हम थोड़ी भी छोटी भी चीज परचेज करते हैं, कुछ भी हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, 2 लोगों से कम पूछते हैं और जो उसके विषय में जानकार हो। मैं एक छोटा उदाहरण देना चाहूँगा। मेरा कोई भी परिचित है, किसी भी गाड़ी का चालान बनता है, तो अगर मेरे से कंफर्म करता है कि सर ये मेरा चालान बन रहा है, क्या मेरा चालान सही है, या कोई परिचित कुछ भी गाड़ी खरीदना चाहता है तो वो जरूर पूछता है कि सर क्या मुझे 5-10 हज़ार 20 रुपये कम हो सकते हैं। क्या इतनी भी आप लोग सावधानी नहीं रख सकता? क्या कस्टमर इतनी सावधानी रखता? इन गलतियों के कारण टेलीफोन पर ही झांसा देकर, आपको धोखे में रखकर, आपको गलत बयानी करके, आपको डर दिखाकर टेलीफोन के माध्यम से ही आपसे वसूली की जाती है। आप किसी को कुछ कह नहीं पाते, इसलिए इसको डिजिटल अरेस्ट का नाम दिया। पर अरेस्ट कुछ भी नहीं है। अरेस्ट में अगर आप कहोगे तो अरेस्ट में तो सबको राइट है कि वकील कर ले, अरेस्ट में आपको राइट है कि आपके परिवार को सूचना मिले, अरेस्ट में आपको 24 आवर कोर्ट पेश करना, तो इसको अरेस्ट शब्द नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। अरेस्ट में बहुत सारे लीगल चीजें शामिल होती हैं। ये तो झांसा कहना चाहिए, धोखा कहना चाहिए, या उसके भरोसा कहना चाहिए जो सामने वाला आदमी फोन कर रहा है। पर आप सोचिए कि व्यक्ति सामने वाले के फोन पे कितना भरोसा करता है कि उसको पैसे दे देता है, और ना जबकि इतनी सारी प्लेटफॉर्म मौजूद है, 100 डायल मौजूद है, साइबर हेल्पलाइन मौजूद है, आपके पड़ोसी का नंबर, के परिवार का नंबर, कोई भी आदमी समझदार इतना तो होगा कि वो आपको सलाह दे। परंतु ये मामले आ रहे हैं और हम उनको सोल्व भी कर रहे हैं। हमने ऐसे मामलों में लोगों को पकड़ा भी है। सर, अभी हाल ही में ग्वालियर का जो मामला सामने आया था, महिला डॉक्टर से उनको फोन आया कि हम जो है आपके नाम से एक पार्सल बुक हुआ है जो
विदेश जा रहा है, इस तरह का कुछ करके जिसके आरोपी भोपाल से पकड़ आए दो। बिल्कुल सही है। जी। हमने एक मामला आया था जिसमें कि नेवी अफसर के साथ डिजिटल अरेस्ट का मामला हुआ, मामला इसमें 45 लाख रुपए की ठगी क्राइम ब्रांच मुंबई के नाम से की गई थी कि आपका पार्सल है उसमें ड्रग्स मिले हैं, इस तरह से उनको जो था उनको बनाया गया था, उनको झूठ बोला गया था और उनको धोखे में रख के पैसे लिए गए थे। परंतु अब कहीं ना कभी तो शिकायत करते हैं, तो क्यों ना आप शुरुआती फेज में शिकायत करिए। मैं सभी लोगों से मेरी अपील ये भी है कि जैसे ही टेलीफोनिकली कोई आदमी पैसे की डिमांड करता है, कोई भी गलत आपको इस तरह का देता है कि आपके पैसे से संबंध कोई बात टेलीफोन पर मत करिए। कितनी बार मैसेज आए। एक और बता दूं, आप अपना मोबाइल खोलेंगे तो उसमें भी आपको देखने को मिलेगा कि कई मैसेज पड़े इसमें कि आपके पॉइंट्स मिल रहे हैं आपको। आप केवाईसी अपडेट कर लिए, आपका बैलेंस चेक कर लीजिए। तो बहुत आप देखते नहीं, आपको जरूरत ही नहीं है उसको देखने की, उसको भरोसा करने की आवश्यकता ही नहीं। और मुझे लगता है कि आज के जमाने में आपके पास एक कॉन्टेक्ट ऐसा ना हो जिसमें कि आप पुलिस वाले के पूछ सकें। मेरे पास कम से कम दिन में 15 से 20 फोन ऐसी इंक्वायरी के लिए आते हैं कि सर मेरा वीडियो ऐसा बना लिया गया है, मेरे को एकदम वीडियो कॉल आया, मुझे ये कर दिया, मुझे ऐसे पैसे मांगे जा रहे हैं। मैं सीधा सलाह देता हूँ आप फोन ब्लॉक कर दीजिए, क्योंकि हमारी जो टेलीकॉम कंपनियां इसमें सावधानी नहीं रख रही हैं। इसके कारण ये लोग अनवेरिफाइड नंबर लेते हैं और जो बाद में पकड़ में नहीं आते। हमारे जो बैंकिंग सेक्टर में ऐसे खाते खोले गए हैं जो बाद में वेरीफाई नहीं होते, लोग पकड़े नहीं जाते, नाम का इनका ट्रांजेक्शन नहीं पकड़ पाते। तो ये हमारी कमजोरी है जिनके कारण हम आरोपी तक या तो लेट पहुंचते हैं, नहीं पहुंच पाते, या पीड़ित का पैसा नहीं लौट पाता। सर इसमें कुछ वक्त पहले तक ये सामने आता था कि जो बुजुर्ग हैं या जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, उनके पास ओटीपी लेकर और जो फ्रॉड हो जाता था, खाते से पैसे निकल जाते थे। लेकिन जो मैंने आपको जो केसेस सामने आ रहे हैं पिछले कुछ महीनों से, मैं भी जो न्यूज़पेपरों में अखबारों में जो पढ़ने में आ रहा है कि ये सब पढ़े लिखे लोगों के साथ फ्रॉड हो रहा है। उनको किसी भी तरीके से, नई उम्र के लड़के भी हैं जो डिजिटल अरेस्ट की जो हम बात कर रहे हैं, उसमें नई उम्र के लड़के भी फंस रहे हैं, युवा भी फंस रहे हैं, और जो पढ़े लिखे लोग हैं वो शिकार बन रहे हैं। तो क्या आपने बिल्कुल कहा कि शिकायत करना चाहिए, लेकिन अगर नहीं कर पा रहे हैं तो कैसे इस सबसे निकलें, वो किस तरह सावधानी रखें और कैसे इससे बाहर आए? देखिए, जो भी व्यक्ति ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करता है ट्रांजेक्शन के लिए, फाइनेंशियल अपनी ज़रूरतों के लिए ऑनलाइन अपना परचेजिंग करता है, कुछ भी चीज़ जो खाता ऑनलाइन रखता है, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करता है, जो बैंक खाता रखता है उसके खाते में पैसा है, उसको समझना पड़ेगा कि मेरा एक खाता मोबाइल के जरिए, मोबाइल बहुत एक यूनिक आइडेंटिटी है आज के अपने आइडेंटिटी के रूप में लिए जाने में लगा है। हमारा आधार कार्ड, हमारा क्रेडिट कार्ड, इन सब की बैंक खाते की जानकारी या किसी तरह ओटीपी देना, उसको ये मालूम है कि ओटीपी से पैसे निकल सकते हैं और ओटीपी से ही पैसे निकलते हैं। अब अभी तो कई कंट्रीज में बिना ओटीपी के भी पैसे निकलते हैं। अभी वो अपनी तरह उतना एडवांसमेंट नहीं आया, उतना सुविधा नहीं दी, परंतु ओटीपी आप जानते हैं कि ओटीपी से पैसे निकलते, तो आप ओटीपी किसी को क्यों दे रहे हैं? बिल्कुल। जिस आदमी के पास मोबाइल है, जिस आदमी के पास बैंक खाता है, जिस आदमी को ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करता है, एटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड है, उसके साथ धोखा हो सकता है। उम्र कुछ भी हो सकती हो, उम्र कुछ भी हो, लेकिन मैं यहाँ फिर आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि ये असावधानी या गलती के कारण कम, बल्कि हमारे लालच के कारण ज्यादा होता है। अगर आप पूरी गहराई में जाएंगे तो कहीं ना कहीं लालच शामिल होता है। पहले आपको पार्सल का झांसा दिया जाता है, तो पार्सल में बताया जाता है कोई कॉस्टली चीजें हैं, आप पार्सल का पैसा जमा करिए। आपने पैसा जमा कर, उसने आपकी ट्रेल क्रिएट कर ली। जब आपने पार्सल मंगा ही नहीं है तो आप पार्सल क्यों ले रहे हो? पहले भी ऐसा ही होता है, मैट्रिमोनी में ये होता है कि आप विदेश से ईमेल आएगा या फेसबुक में मैसेंजर में मैसेज आएगा कि मैं विधवा हूँ, मैं बहुत सारी प्रॉपर्टी मेरे पति छोड़ गए, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इंडिया आना चाहती हूँ। तो कई लोग झांसे में आते हैं, एक वहां से पार्सल भेजते हैं कि मैं पार्सल भेजा है। अरे भाई, आपने पार्सल मंगाया नहीं था, पार्सल लेना क्यों? जब आप लेने के लिए पार्सल में अपना डॉक्यूमेंट भेज देते हैं उनको, और डॉक्यूमेंट भेजने के बाद आप पैसे जमा कर देते हैं, फिर वो खोल के बोलता है, उसमें एक स्टेप नहीं बताई जा रही है आपको जी। वो खोल के बता दी कि आपके पार्सल में तो ये ड्रग्स निकला है जी। तो आपको जब पार्सल लिए नहीं था फिर वो तो नहीं, तब भी आप मुझे बताइए, आपके पास अगर पुलिस का सामान आएगा, पुलिस का, तो आप पड़ोसी को बताते कि नहीं? जो आपका मित्र होगा पुलिस वाला, उसको बताओ सर मेरे पास सामान क्यों आया जी। तो आप चोर की बात पे भरोसा क्यों कर ले? अपने परिवार की बात पे भरोसा करके 40 लाख नहीं दे सकते। आज कोई भी अपने सगा संबंधी, रिश्तेदार, कोई भी परिवार का आदमी 40 लाख आपसे मांगा, आप दोगे क्या? नहीं दोगे ना। नहीं। तो आपने एक टेलीफोन पे चोर की बात तो भरोसा क्यों किया? एक बहुत सामान्य से ज्ञान की, कॉमन सेंस की बात है। इतना छोटा ज्ञान सबको रखना चाहिए कि आप टेलीफोन पर पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं तो फिर मतलब मुझे लगता है कि कोई सलाह
कोई ज्ञान, कोई एडवाइजरी आपके काम नहीं आ सकती अगर आप इतना ध्यान नहीं रख रहे कि इतना बड़ा अमाउंट सिर्फ टेलीफोन पे ट्रांसफर कर रहे हैं। सर मान लीजिए ठगी हो गई, पैसा चला गया, अब जो पीड़ित है वो कोई ऐसी कोई हेल्पलाइन नंबर हो जिस पर शिकायत कर सके, और इसमें पुलिस के पास मतलब किस तरह की धाराएं हैं, कानून में क्या प्रावधान है, और जो पैसा चला गया है क्या वो वापस आ सकता है, मिल सकता है? देखिए, हम सभी जानते हैं कि हमारा पैसा कहाँ रहता है, खाते में। जी। खाता किसके पास रहता है? बैंक में। बैंक में। और वो डिटेल बैंक ही दे सकता है, हमारे पास कोई इंटरफेस नहीं होता, हम देख लें कि खाते में पैसा किसके खाते में, हम उसके लिए बैंक पर निर्भर रहना पड़ता है। जी। तो मूल रूप से आप बैंक के खाता धारक हैं जी। और बैंक से आपका पैसा गया है जी। और बैंक ही देख पाएगा कि आपका पैसा कहाँ गया और बैंक ही रोक पाएगा और बैंक ही रिफंड करेगा। तो आपको इसके लिए बैंक के पास जाना पड़ेगा। एक्चुअली हम लोगों ने अभी बैंक को बताया ही है कि आप लोग इसके डेडिकेटेड हेल्प डेस्क रखिए आपके कस्टमर के लिए। इतने सारे कस्टमर आपने बना लिए हैं तो बैंक में अब जल्दी ही वो आ जाएगा, एक हेल्प डेस्क होगी साइबर की, बैंक साइबर फ्रॉड के लिए। हाँ, जो अगले बैंक को कोऑर्डिनेट करेगी। पहला तो उनका मकसद ये रहेगा जो पैसा गया है उसको रोके, उसको वापस करें। तब दूसरा मकसद है कि हम आरोपी पकड़ें किसने पैसा लिया, क्योंकि पैसे का इतना जल्दी डिस्ट्रीब्यूशन और विड्रॉवल और डिस्पर्सल होता है कि बहुत घंटों में निकल जाते हैं पैसा। और इसमें होता है ऐसा है कि एमपी के आदमी को ठगा है, झारखंड में आरोपी बैठा है, असम के खाते हैं, चेन्नई से एटीएम से विड्रॉवल हुआ है, और अगर उसका मोबाइल का पता देखो तो वो राजस्थान के नूह का निकलेगा। तो एक तरह का बहुत 5-7 स्टेट में फैला नेटवर्क होता है जिसको पता करने में पुलिस को काफी मशक्कत और समस्या परेशानी करते, पर हम लोग निकाल लेते, उनको पकड़ दे भी। लेकिन जहां तक आपने बात की कैसे शिकायत करें, तो 1930 जो ऑल इंडिया हेल्पलाइन है सर्विस की, वहां पे आप जाएं। सबसे पहले बैंक में जाएं, अपना जो ट्रांजेक्शन को फ्रीज कराएं, अगले खातों को फ्रीज कराएं, रिफंड का आवेदन, क्योंकि आपको 2-3 दिन के भीतर आवेदन देना ही होता है, जिसमें कि बैंक फिर आपके रिफंड की कार्रवाई करता है। फिर उसके बाद बैंक को बोलेंगे वो पुलिस को आपकी रिपोर्ट भेजे, ताकि पुलिस और आपके बीच में आने जाने में जो टाइम लगता है, क्योंकि आप थाने पहुंच गए या साइबर सेल पहुंच गए तो फिर आपकी जो रिपोर्ट है, आपका जो भी इंक्वायरी, वो बैंक को भेजिएगा। बैंक का शनिवार इतवार बंद हो गया तो फिर सोमवार को मिलेगी, तब तक थोड़ा चोर बैठा रहेगा आपके लिए भाई बैंक बंद है इसलिए मैं फ्रॉड का पैसा कहीं लूंगा। तो आपको तत्काल बैंक जाना है, और हर व्यक्ति को अपने बैंक के मैनेजर का फोन रखना चाहिए। जैसे आपके पास थाने का नंबर होता है, 100 डायल नंबर होता है, वैसा आपके डॉक्टर का नंबर होता है। आप जिसके पास पैसा रखे हो, जिस मैनेजर के पास आपका बैंक में पैसा रखे हो, आपका उस मैनेजर का नंबर होना चाहिए और मैनेजर को उठाना चाहिए आपका फोन, क्योंकि बैंक मैनेजर आपके लिए ही काम कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ से आपकी प्रक्रिया शुरू होगी। सर मैं ये भी जानना चाह रहा था कि जो आरोपी होते हैं जो साइबर फ्रॉड के, उनको उनके खिलाफ कार्रवाई की किस तरह की धाराएं हैं या क्या सजा मिल सकती है उनको? देखिए, जिस तरह साइबर अपराध को भी संगठित अपराध में लिया गया है, अगर कोई व्यक्ति बार बार अपराध करता है, एक ग्रुप का लोग शामिल हैं, भले ही एक आदमी काम कर रहा है, साइबर अपराध कभी भी बिना संगठित के नहीं होता। इसमें कोई सिम खरीदता है, कोई खाते जो है वो हायर करता है, कोई पेमेंट विड्रॉवल करता है, कोई लोग कॉल करते हैं। इसमें ये मान के चलिए कि बिना गैंग के ऑपरेट नहीं होते। इसमें संगठित अपराध की धाराएं लगाई जाती हैं, इसके अलावा 420 की धाराएं लगाई जाती हैं, इम्पर्सनेशन की धाराएं लगाई जाती हैं, आपका जो जिस तरह से फर्जी डॉक्यूमेंटेशन किया जाता है उसकी फ्रॉड की धाराएं लगाई जाती हैं, और IT एक्ट की धाराएं भी लगाई जाती हैं। इनमें आजीवन कारावास तक की सजाओं का प्रावधान है, और काफ़ी जो नया कानून आया BNS आया उसमें इसको काफ़ी सख्त तरीके से प्रावधान कर दी गई। लेकिन जो पीड़ित की समस्या, आरोपी को सजा दिलाना नहीं बल्कि उसके पैसा वापस दिलाना होता है। तो इस मामले में भी बहुत चीज़ें स्पष्ट नहीं हैं, बैंक के नियम स्पष्ट नहीं है, बैंक का रिफंड नहीं ही होता है। पुलिस जितना प्रयास कर ले उतना ही रिफंड होता है, क्योंकि बैंक ये मानता है। तो अगर आपने कोई डिटेल शेयर की है तो उसको वो आपकी गलती मानेंगे, उसको अपराध में नहीं मानेंगे। परंतु जिन मामले में बैंक अपराध नहीं मानता उसमें पुलिस कायमी करती है, गिरफ्तार करती है, जेल भेजती है, सजा भी होता है। तो जब तक ये गैप जो बना है इस तरह के फ्रॉड को फ्रॉड नहीं मानने का, या बैंक की तरफ से इनिशिएट कार्रवाई नहीं होने का, तो ये गैप बना रहेगा। और ये जब तक उनको रिलीफ या सुविधाएं नहीं मिल पाएगी, रिफंड की जब तक की बहुत तात्कालिक सुविधा ना हो, तब तक ये समस्या बनी रहेंगी। बाकी इसमें जो कानून है वो सख्त हो चुका है, और कार्रवाइयाँ और अपराध में सजाएं भी अच्छी होती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र सर, इतनी अहम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए। तो आप भी सावधान रहिए, सतर्क रहिए और लालच में मत पड़िए, क्योंकि लालच में पड़े तो आप जो है साइबर फ्रॉड के शिकार हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अगले हफ्ते फिर नए मेहमान के साथ मुलाकात होगी। नमस्कार।